न्यू जर्सी की एक प्लेजेंट मॉर्निंग एक लेडी अपने डॉग को वॉक पे ले जा रही थी। वो जो डॉग था वो बार बार एक स्पेसिफिक हिल की तरफ जाने की जिद कर रहा था और उस लेडी को पता था कि ये पहले भी अपने आप घूमा हुआ है, घूम फिर के घर वापस आ जाएगा, तो उसने उसे जाने दिया। पर जब वो घर वापस आया ही हैड समथिंग इन हिज माउथ। अक्सर जब आपके पेट्स आपको प्यार करते हैं, आपको एक पेरेंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो वियर्ड चीजें लाके देते हैं, लाइक प्रेज या फूड, आपको रिवॉर्ड करने के लिए। आपने कई बार ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां पर एक कैट अपने ओनर को एक रैट लाके देती है या फिर एक डॉग अपने ओनर को कोई बोन लाके देता है, एंड इट्स क्यूट, इट्स इनोसेंट। पर ये जो डॉग था, इसके मुंह में एक इंसान का कटा हुआ हाथ था, शोल्डर से लेके फिंगर्स तक, द होल आर्म, अ ब्लीडिंग ह्यूमन आर्म। जैसे ही उसके ओनर ने ये देखा तो वो बहुत डर गई और उसने जल्दी से 911 पर कॉल किया और कहा कि उसका जो डॉग है वो किसी इंसान के हाथ के साथ घर वापस आया है। पुलिस ने उसी वक्त एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और चारों तरफ इस बॉडी को ढूंढने लग गए। घंटों ढूंढने के बावजूद उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिला, तो एक ऑफिसर ने सजेस्ट किया क्यों ना पास वाले हिल पे जाके एक आखिरी बार देख लेते हैं, अगर अभी भी कुछ नहीं मिला तो कल दोबारा शुरू करेंगे। और उस हिल के ऊपर जाते ही उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई दी, फेस डाउन, फुली क्लोथ, बेयर फीट। उस बॉडी की हालत इतनी बुरी थी कि उसका कलर अब ग्रेइश सा हो गया था, उसकी बॉडी इंसेक्ट्स और जानवर खा रहे थे। बट दिस वाज नॉट व्हाट स्केयर्ड द ऑफिसर्स। उन्होंने देखा कि उसके सर के ऊपर दो लकड़ियों से एक क्रॉस बना हुआ है और कुछ पेबल्स उसके अराउंड ऐसे अरेंज्ड है जैसे कि एक हेलो बनाया गया हो, और ये पूरी बॉडी लकड़ियों के एक कॉफिन जैसी शेप के बीच में है। ऑफिसर्स ने फौरन बैकअप के लिए कॉल किया एंड कहा दिस लुक्स लाइक विचक्राफ्ट। ये एक ऐसी लड़की थी जिसकी मिसिंग रिपोर्ट अराउंड 1 महीने से फाइल थी, पर ये ऐसी हालत में भला क्यों थी? क्या इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन समझ नहीं सकता? इज विचक्राफ्ट रियल? तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है रायू कोल्ड और आज का केस है जेनेट द पाल्मा के ऊपर। जेनेट द पाल्मा 3 अगस्त 1956 में न्यू जर्सी की एक वेल ऑफ फैमिली में पैदा हुई थी। उसके पापा सैल्वाडोर एक ऑटो डी&डी सैल्वेज के मालिक थे और उसकी मॉम एक हाउस मेकर। जेनेट अपने पेरेंट्स की 7th चाइल्ड थी। यू थिंक 7 इज अ लॉट? उनके इन टोटल 8 बच्चे थे। वेल, इट वाज अ लार्ज हैप्पी इटालियन फैमिली। जेनेट के 3 भाई और 4 बहनें थी, और क्योंकि वो फैमिली काफी अमीर भी थी तो वो न्यू जर्सी के काफी पोश एरिया में एक मेंशन में रहते थे, विच वाज अराउंड $65,000 एट द टाइम। बिफोर गेटिंग इनटू द केस, आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि द पाल्मास आखिर कैसी फैमिली थी। ऑब्वियसली ये काफी अमीर थे, गिवन द फैक्ट कि ये 8 बच्चों को मैनेज कर रहे थे और एक मेंशन में रह रहे थे, लिविंग अ लेविश लाइफ। पर जो इनके नेबर्स थे उनको ये काफी अजीब लगते थे। सैल्वाडोर कभी कभी अपनी वाइफ फ्लोरेंस पे गुस्से में इतना चिल्लाते थे कि उनके नेबर्स को उन पे पुलिस बुलानी पड़ती थी। आई मीन, अ मेंशन इज अ प्रीटी बिग प्लेस, और वहां से भी अगर आपकी आवाज आपके नेबर्स तक जा रही है तो इट्स अ प्रॉब्लम। पर हर बार पुलिस के आते ही फ्लोरेंस उन्हें ये कह के भगा देती कि ये एक फैमिली मैटर है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। द होल फैमिली वॉज वेरी रिलीजियस, पर यहाँ भी एक ट्विस्ट है। उनके नेबर का कहना था कि वो क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट थे। इवेंजलिस्ट वो क्रिश्चियंस होते हैं जो दूसरे लोगों को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने में जुटे रहते हैं, बाय शोइंग देम द वे ऑफ बाइबल और बाय मैनिपुलेशन। और ये लोग चर्च के अलावा कहीं और आते जाते भी नहीं थे, एंड इनफैक्ट देयर वाज अ रूमर दैट सैल्वाडोर वाज अ पार्ट ऑफ द माफिया। अब ऐसे नेबर्स को तो मैं भी वियर्ड कहूंगा। जेनेट भी काफी रिलीजियस थी, बट शी हैड एन इमेज ऑफ बीइंग अ वाइल्ड गर्ल अमंग हर टीचर्स जब वो 15-16 साल की थी। पर हम 1970s की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम के लिए किसी को वाइल्ड कहना बहुत सिंपल है। सिंपल रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कोई लड़की किसी लड़के से बात कर रही है, या फिर उसे पार्टी करना पसंद है और शी स्मोक्स मैरिजुआना। लेकिन जेनेट के फ्रेंड्स उसे बहुत ही फनी और कूल टाइप की लड़की कहते थे। उन्होंने ये भी बताया कि जेनेट अपने पेरेंट्स से छुप कर पार्टीज में जाती थी, पर वो वहां की सबसे स्वीट लड़की थी। और फ्रेंड्स ऑल्सो क्लेम दैट जेनेट नेवर हैड अल्कोहल और डिड हार्ड ड्रग्स। इन माई ओपिनियन जेनेट बस एक रिबेलियस टीनेजर थी, जो कि काफी लोग होते हैं, पर उस बेचारी को कहां पता था कि उसका ये रिबेलियस नेचर आगे जाके उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग बन जाएगा। 7 अगस्त 1972 जेनेट अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी और उसकी मॉम ने उसे घर के कुछ काम करने को कहा और कहा आज कोई बहाना नहीं, तुम्हें किसी दोस्त के घर नहीं जाना, आज तुम मुझे बाथरूम स्क्रब करने में हेल्प करोगी। बट वेल, जेनेट हैड अदर प्लान्स। उसे उसकी दोस्त के घर पे जाना था, पर जब उसकी मॉम ने उसे बहुत फोर्स किया
तो वो अपने रूम में गई और अपने फ्रेंड को कॉल किया। एक्चुअली जेनेट ने अपनी एक फ्रेंड गेल को उस दिन प्रॉमिस किया था कि वो उसके घर आएगी और वो दोनों बैठ के चिल करेंगे, पर जब उसने गेल को बताया कि उसकी मॉम उसे नहीं आने दे रही, उसे फोर्स कर रही है घर पे रहने पे, तो गेल ने बिना कुछ सुने कहा, सी आई हैव इनवाइटेड माय बॉयफ्रेंड एंड हिज फ्रेंड टू, तो प्लीज कोई भी बहाना बना दो, कुछ भी कह दो, घर पे कह दो कि बहुत जरूरी काम से जाना है, कम ऑन डोंट रूइन द प्लान। वेल इतना मनाने पर जेनेट मान गई और उसने नीचे जाके अपनी मॉम से कहा कि मुझे जॉब की एक शिफ्ट पे जाना है। टर्न्स आउट कि जेनेट ने अपने पेरेंट्स को कह रखा था कि वो एक बुक स्टोर में काम करती है ताकि वो कभी कभी पार्टीज के लिए बाहर निकल सके। उसने जाकर अपनी बहन सिंडी से भी पूछा इफ शी वांट्स टू जॉइन देम, पर सिंडी ने मना कर दिया। तो मॉम से परमिशन मिलने के बाद जेनेट डिसाइडेड दैट शी वुड हिच हाइक टू गेल्स हाउस, और रास्ते में वो एक फ्रेंड के घर पे भी रुकी, डोना ब्लैटेस। उसने उससे भी पूछा कि क्या तुम मेरे साथ गेल के घर पे चलोगी, पर डोना उस दिन घर के कामों में बिजी थी तो उसने उसे मना कर दिया। उस समय डोना को ये नहीं पता था कि वो जेनेट को आखिरी बार देख रही है और आने वाले महीनों में वो जेनेट के मर्डर में एक सस्पेक्ट बन जाएगी। जेनेट उस रात घर वापस नहीं आई। फ्लोरेंस को बहुत ही टेंशन होने लगी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि शाम होने तक वो घर वापस ना आई हो। इनफैक्ट वो अगर कभी थोड़ा लेट हो भी जाती तो वो घर पे इन्फॉर्म जरूर करती। सैल्वाडोर और फ्लोरेंस ने स्प्रिंगफील्ड पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल किया, पर पुलिस ने एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने से मना कर दिया। बिकॉज अपेरेंटली इट वाज रूल इन 1970s कि कोई भी मिसिंग रिपोर्ट 2 घंटे से पहले फाइल नहीं की जा सकती, नो मैटर हाउ श्योर द पेरेंट्स आर। आई मीन थैंक गॉड अब ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग का वो टाइम ही एक मिसिंग केस में सबसे क्रूशियल होता है। जेनेट के पेरेंट्स ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, आसपास के नेबरहुड में पूछा और उसके सब फ्रेंड्स को कॉल किया, पर उस दिन के बाद किसी ने भी जेनेट को नहीं देखा था। ऐसे करते करते कुछ 6 हफ्ते निकल गए, पर जेनेट का कुछ पता नहीं चला। डोनाल्ड शूअर एक 44 साल के पेट्रोल ऑफिसर थे स्प्रिंगफील्ड एरिया में। डोनाल्ड 19 सितंबर 1972 को अपनी एक वेकेशन से वापस आए ही थे कि अपनी ड्यूटी पे निकल गए। वेल ही लव्ड हिज जॉब, उन्हें अपना डेली रूटीन काफी पसंद था, वही शांत नेबरहुड, खाली रोड्स और कुछ यहाँ वहाँ खेलते हुए बच्चे। बट दिस डे कंप्लीटली चेंज्ड व्हेन ही रिसीव्ड द कॉल, मेरा डॉग अपने मुंह में एक ह्यूमन हैंड लेके आया है। आई डोंट नो ये इसे कहाँ मिला या ये किसका है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, प्लीज हेल्प मी। डोनाल्ड ने उस लड़की का एड्रेस पूछा और उसके अपार्टमेंट पे जाके उसने एग्जैक्टली वही देखा जो वो बता रही थी, अ ब्लड कवर्ड ह्यूमन आर्म। इट वाज ग्रोस एंड हैज फ्लाइज ऑल ओवर इट। डोनाल्ड ने अपनी टीम को कॉल किया एंड कहा यू बेटर सेंड अ डिटेक्टिव हियर, वी हैव अ ह्यूमन आर्म, इट्स नो जोक। और उसने एक सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया। सर्च टीम ने घंटों लगाकर हुडाई क्वेरी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। वो उस दिन की सर्च कॉल ऑफ करके घर जाने ही वाले थे कि तभी डोनाल्ड को एक हिल दिखा, द डेविल्स टीथ, और वो वहां एक ऑफिसर्स के बैच के साथ चला गया। ये जो हिल था ये अपने बहुत ही यूनिक टीथ लाइक रॉक स्ट्रक्चर के लिए फेमस था एंड हेंस द नेम, पर ये बहुत स्टीप था। डोनाल्ड बहुत ही मेहनत करके बहुत मुश्किल से उस हिल के ऊपर पहुंचा एंड अनएक्सपेक्टेडली उसे वहां वो बॉडी दिखी। उस बॉडी को देखते ही डोनाल्ड को लगा कि ये बॉडी शायद जेनेट की है, क्योंकि वो उन्हीं कपड़ों में थी जिन कपड़ों में उसके पेरेंट्स ने उसे रिपोर्ट किया था, एक ब्लू टी शर्ट और पैंट्स। पर बॉडी की हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शी वाज लाइंग फेस डाउन फुल्ली क्लोथ, और वो बॉडी वहां इतने दिनों से थी कि शी स्टार्टेड टू रॉट। आधी स्किन इंसेक्ट्स और जानवर खा चुके थे और आधी ग्रे पड़ गई थी। पर ये बॉडी नहीं थी जिसने डोनाल्ड को डरा दिया, ही वाज स्केयर्ड टू सी द सराउंडिंग्स। जेनेट के सर के ऊपर 2 लकड़ियों से क्रॉस बनाया गया था और उसके अराउंड पेबल्स ऐसे अरेंज किए गए थे जैसे कि कोई हेलो। और इतना ही नहीं, उसकी बॉडी को एक कॉफिन शेप्ड स्ट्रक्चर के बीच में रखा हुआ था, जैसे कि ये सब कोई अकल्ट एक्टिविटी का पार्ट हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी एक ऑफिसर ने बोला हमें बैकअप टीम को बुलाना होगा, दिस लुक्स लाइक विचक्राफ्ट। उन्होंने जेनेट की बॉडी को नीचे लाने के लिए एक 85 फीट ट्रक लैडर का इस्तेमाल किया। अब सोचने वाली बात यह है कि जहां से उसकी बॉडी को उतारना इतना मुश्किल था, वहां वो खुद कैसे गई होगी। और सबसे अजीब बात, उसकी बॉडी के पास उसके फ्लिप फ्लॉप्स मिले थे। डोनाल्ड ने बाद में ये पॉइंट भी रेज किया कि डेविल्स टीथ जैसे एक स्टीप और रफ हिल को ऑफिसर्स भी हाइकिंग बूट्स के साथ बहुत मुश्किल से क्लाइंब कर पा रहे थे, तो एक 16 साल की लड़की, वो भी फ्लिप फ्लॉप्स में, वहां कैसे चली गई? या फिर वो वहां गई नहीं थी, उसे वहां ले जाया गया था, तो भी क्या एक इंसान उसे वहां अकेला उठाकर ले जा सकता है? बॉडी पर कोई इंपैक्ट या कोई भी ऐसा निशान नहीं दिख रहा था जिससे डेथ का असली रीजन पता चल सके। ना कोई बुलेट वुंड्स, ना स्टैब्स और ना ही हेयर लाइन में कोई फ्रैक्चर, आई मीन फाइट के कोई भी निशान नहीं थे। सलीवन फ्यूनरल होम के डॉक्टर एडिनबर्ग ने कहा कि देयर आर हाई चांसेस दैट शी वाज स्ट्रैंगल्ड, पर कुछ भी श्योरिटी के साथ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये बॉडी ऑटोप्सी के लिए बहुत पुरानी है, इट्स डिकम्पोज्ड। उस एग्जामिनेशन की रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि जेनेट की
की बॉडी में कोई भी हार्ड ड्रग्स तो नहीं पाए गए, बट शी हैड एन अनकैनी अमाउंट ऑफ लेड इन हर सिस्टम। नाउ डॉक्टर एडिनबर्ग की एरिया में कुछ खास ट्रस्टवर्दी इमेज नहीं थी, क्योंकि वो एक एक्चुअल फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं थे। ही वॉज अ फिजिशियन वर्किंग एट ए फ्यूनरल होम, तो उसकी बातों को पुलिस ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन शायद पुलिस ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को ही सीरियसली नहीं लिया। उन्हें आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए जेनेट के क्लोथ्स भेजे गए थे, एंड आई डोंट नो व्हाई, आई मीन व्हाट वेंट थ्रू देयर हेड्स। उन्होंने वो कपड़े उस बिल्डिंग के बाहर लगे एक एसी यूनिट पे टांग दिए। कई दिन तक वो कपड़े वहीं टंगे रहे। आई मीन आई गेट इट, इट्स 1970s, पर इतना केयर फ्री एटीट्यूड। इनफैक्ट वो पुलिस फोर्स इतना अनसीरियस थी कि एक रिपोर्ट में एक लेफ्टिनेंट ने हंसते हुए कहा कि यू वर लकी इफ एनी वन ऑफ अस कुड रीड और राइट। आई मीन व्हाट, तो उनमें से कई लोग लिख पढ़ भी नहीं सकते थे, तो क्राइटेरिया था क्या डिटेक्टिव बनने का? और जहां तक कि उन कपड़ों का सवाल है, तो फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने पूरे 1 महीने बाद वो कपड़े मांगे, क्योंकि उस केस में और कुछ पता नहीं चल पा रहा था और FBI को इन्वॉल्व होना पड़ा। फोरेंसिक्स टीम ने कंफर्म किया कि उन्हें उसके कपड़ों पे कोई भी फॉरेन ह्यूमन हेयर नहीं मिला, पर उन्होंने ये कहा कि उसकी ब्रा और उसकी अंडरवेयर पे कुछ स्टेन्स थे, पर उन्हें एनालाइज करना बहुत मुश्किल था बिकॉज़ द क्लोथ्स वर डीकंपोज्ड। जेनेट की बॉडी मिले हुए अब 1 महीना हो चुका था, लेकिन डिटेक्टिव्स के पास कोई भी सॉलिड लीड नहीं थी। ये केस अब एक डेड एंड पे आ चुका था। इसी बीच न्यू जर्सी के एक वेल नोन न्यूज़पेपर एलिजाबेथ डेली जर्नल ने एक ऐसा आर्टिकल निकाला जिसे देखकर सब लोग पैनिक करने लगे और रूमर्स का एक टोर्नेडो शुरू हो गया। द आर्टिकल सेड दैट द इन्वेस्टिगेशन इज फोकसिंग ऑन विचक्राफ्ट, और जो इमेजेस अथॉरिटीज बता रही हैं उन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि जेनेट को एक सेटन वर्शिप में सैक्रिफाइस किया गया है। इतना ही नहीं, उस आर्टिकल में ये भी मेंशन था कि ये एक कल्ट एक्टिविटी है। एंड लेट मी टेल यू, 1970s में ऑलरेडी सैटेनिक पैनिक वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न। एक्चुअली 1969 में चार्ल्स मैनसन और उसके कल्ट मेंबर्स ने काफी मर्डर्स किए थे, जिन्हें उन्होंने सैक्रिफाइसेस फॉर सैटेनिक वर्शिप का नाम दिया था। इस ट्रेंड में अक्सर बच्चों और टीनेजर्स को साइकोपैथिक किलर्स एज अ सैक्रिफाइस मार रहे थे। सीरियसली वो ईयर्स बहुत मेस्ड अप थे। अगर आप चाहते हो कि मैं चार्ल्स मैनसन और उसके कल्ट पे एक अलग से वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। नाउ लेट्स गेट बैक टू जेनेट एंड दिस आर्टिकल बाय एलिजाबेथ डेली जर्नल। ऑल्दो दिस ऑल कुड बी जस्ट मीडिया सेंसेशनलिज्म, पर वहां के जो लोग थे उन्होंने इस आर्टिकल को प्रूव करते हुए बहुत सी बातें बताई। लोगों ने उस सेम जगह पर और भी बहुत सारे एनिमल सैक्रिफाइसेस रिपोर्ट करने शुरू कर दिए, जैसे कि किसी कैट के कटे हुए पॉज या फिर किसी गोट का सर। बहुत लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने कई मरे हुए रैबिट्स को उसी जगह पर जहां पे जेनेट की बॉडी मिली थी पेड़ों से स्ट्रिंग्स पर लटके हुए देखा है। वेल, इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं है, बट पीपल सेड व्हाट दे सेड। इतना ही नहीं, इवन द स्कूल दैट जेनेट वेंट टू, डेटन हाई में भी ये रूमर्स फैले हुए थे कि एक कल्ट है द विचेस के नाम से। एंड इनफैक्ट इस सब के बीच में एक स्कूल टीचर थी जिसने ये क्लेम किया कि वो एक विच है, उसे विच क्राफ्ट आता है। आई मीन व्हाट? चलो कोई बात नहीं, क्लेम करने से क्या ही होता है, राइट? The police actually believed her। और तो और वो पुलिस वाले उस सो कॉल्ड विच को उस जगह पे लेके भी गए जहां जेनेट की बॉडी मिली थी, एंड शी वाज ऑफ नो हेल्प। बल्कि उसने तो वापस आकर और भी रूमर्स फैला दिए कि हाँ, जेनेट की मौत तो एक कल्ट की वजह से ही हुई है, उसे पक्का सैक्रिफाइस कर दिया गया है, और वहां के चर्च ने भी उनका साथ दिया। जेनेट की जो मॉम थी फ्लोरेंस, वो बहुत डेस्परेट थी ये जानने के लिए कि उनकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या है, तो उन्होंने उस विच की बात पे यकीन करना शुरू कर दिया। उन्होंने मान लिया कि उनकी बेटी को एक सैटेनिक रिचुअल में सैक्रिफाइस कर दिया गया है। एंड आई मीन टू देयर क्रेडिट, जैसा वो मर्डर सीन था, जैसे उसकी बॉडी मिली थी, इट लुक लाइक कि हाँ, कोई सैटेनिक रिचुअल होगा, वेदर बाय अ कल्ट या फिर कुछ बेवकूफ टीनेजर्स। अक्टूबर 1972 में पुलिस के पास जेनेट के केस पे एक पब्लिक टिप आई। टेरी रिकल, एक 21 साल का लड़का था, वो ये क्लेम करते हुए पुलिस स्टेशन आया कि उसे पता है कि जेनेट को किसने मारा है। उसने उस आदमी का हुलिया बताया। उसने कहा कि वो एक लंबा सा आदमी है, अपनी 30s में है, वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है, सब उसे रेड के नाम से बुलाते हैं। ही लुक्स लाइक एन ओल्ड हिपी। वेल, पुलिस ने रेड को ढूंढा, एंड लोग उसे रेड इसलिए बुलाते थे क्योंकि उसके बाल लाल थे, और वो स्ट्रेंज नहीं था, वो बस एक इंट्रोवर्ट था जो उसी क्वेरी पे रहता था, बस वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करता था। वो वहाँ के एक गोल्फ क्लब में काम करता था। ऑल्दो जो उसका घर था वो उस मर्डर स्पॉट के काफी पास था, पर पुलिस ऑफिसर्स को कोई भी मोटिव नहीं मिला कि वो क्यों जेनेट को मारेगा, तो ये भी एक डेड एंड निकला। वैसे उस दिन जेनेट की बॉडी से 8 फीट दूर जेनेट का एक पर्स भी मिला था जिसमें उसका कुछ सामान था, एक कॉम्पैक्ट लिपस्टिक, विक्स इनहेलर, एक कॉम, रिंग और एक पिल्स का बॉक्स। ये बॉक्स लेबल नहीं था तो पता नहीं चल पा रहा था कि ये पिल्स कौन सी है, पर इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि ये लेड है, विच एक्सप्लेन्स व्हाट डॉक्टर एडिनबर्ग सेड कि उसकी बॉडी में काफी लेड मिला था।
पर क्यों, वो लेड क्यों कंज्यूम कर रही थी? ऐसा कहा जाता है कि लेड भी विच क्राफ्ट से ही एसोसिएटेड है। इसे कुछ कल्ट्स यूज करते हैं, एक इंसान को देते हैं ताकि वो सब्सटेंस अब्यूज से बाहर निकल सके। तो जेनेट थी वो रेवरेंड टेट, जो कि वहां के एक चर्च में काम करते थे, उनके साथ एक एंटी ड्रग प्रोग्राम में एसोसिएटेड थी। तो क्या रेवरेंड टेट ने जेनेट को वो पिल्स दी थी? एंड गेस व्हाट, जेनेट उस समय रेवरेंड टेट के बेटे को डेट भी कर रही थी, पर उसके मर्डर से एक हफ्ता पहले उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। तो वो भी एक सस्पेक्ट थे इस मर्डर में। बट अगेन कोई प्रूफ ना मिलने की वजह से पुलिस वालों ने इन्हें भी जाने दिया। यह केस कुछ टाइम के लिए एक फेमस सीरियल किलर रिचर्ड कॉटिंगम से भी कनेक्टेड था, जिसका नाम आपने एज टोर्सो किलर सुना होगा। एक्चुअली रिचर्ड ने 1960s और 70s में ऐसी कई लड़कियों का मर्डर किया था जो अकेले ट्रैवल करती थी, और उसके सारे मर्डर्स में ही स्ट्रैंगल्ड द विमेन टू डेथ। वो अभी जेल में था, पर जेल में होने के बावजूद वो एक एक दो साल बाद नए नए मर्डर्स के लिए कन्फेस करता रहता और पुरानी फाइल्स क्लोज करता रहता। ऑल्दो जो जेनेट का केस था वो इसके बाकी मर्डर से काफी अलग था, पर इसमें भी डेथ की वजह स्ट्रैंगुलेशन लग रही थी, तो पुलिस ने इसको इंटेरोगेट किया। रिचर्ड ने उस इंटेरोगेशन में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, एंड जस्ट लाइक दिस देयर वाज नो रिस्पांसिबिलिटी टेकन फॉर अ मर्डर सो हॉरेंडस। उसकी फैमिली को ना तो क्लोजर मिला और ना जस्टिस। उन्होंने अपनी बेटी को आखिरी बार तब देखा जब उसकी बॉडी आधी से ज्यादा सड़ चुकी थी, एंड आई कांट इमेजिन व्हाट दे वर गोइंग थ्रू। एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड जस्टिस फॉर जेनेट द पाल्मा अभी भी पूरी कोशिश कर रही है कि जेनेट की यादों को जिंदा रखा जाए और इस केस को सॉल्व किया जाए, एंड आई जेन्युइनली होप दैट दिस सक्सीड सो दैट जेनेट गेट्स अ गुड बाय शी डिजर्व्ड। अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में मुझे अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।